नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फ्रंट पेज पे हम बात करेंगे। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान को बिल्कुल आड़े हाथों लिया है। कहा है कि जो भी पाकिस्तान अभी एक्टिविटीज़, तालिबान की एक्टिविटीज़ में जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो बोले बिल्कुल ही गलत है, अनफेयर है। जानेंगे और क्या क्या इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे बात कही है। दूसरा, वेस्ट बंगाल में अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उनके टाइम पे जो वायलेंस आउटब्रेक हुआ है उसको लेकर के अभी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से सीरीज़ शुरू की जा रही है। तो देखो, सीरीज़ में तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, पर हाँ NHRC के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, M लक्ष्मीकांत से। ओके, इसके अलावा आप देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें पता है जो 2020 में रिलीज़ हुई थी पिछले साल ही, उसमें ये कहा गया था कि अब जो इंजीनियरिंग क्लासेस हैं, इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो उसी लाइन में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को फाइनलाइज किया गया है अलग अलग स्टेट्स में कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। जानेंगे मुद्दा क्या है इसके आगे चलने। तो फिर पेज नंबर 3 पे है राजस्थान में एमसेंड को प्रमोट करने की बात। एमसेंड का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेंड। तो वैसे तो राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ है, पर एमसेंड अब एक न्यू रियलिटी है जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो नॉर्मली बजरी जो काम में आती है, देखो सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 कंडीशन हम पूरी डिटेल में जानेंगे। चलो इस न्यूज़ के साथ में हम पूरा डिटेल ही देख लेंगे, मैं बता दूंगा मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, एक जम्मू एंड कश्मीर में स्कैम आया है निकल के बाहर, गफला। ठीक है, रोशनी स्कैम। तो रोशनी एक्ट क्या था इसके बारे में हमने बहुत दिनों पहले एक बार एक्सप्लेन पेज पर डिस्कशन किया था, तो थोड़ा सा जिस्ट दूंगा मैं आपको यहाँ पर। इस वाले पैराग्राफ में थोड़ी सी बात बताई हुई है, रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स है। कर्ब ऑन फॉरेन कार्ड फर्म्स, जो अभी मास्टर कार्ड को बंद किया, मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगा दिया ना RBI ने कि आप नए कस्टमर्स को एनरोल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर काम नहीं किया। मुद्दा जानेंगे पूरा। लॉकडाउन के चलते अस्थमा के केसेस बच्चों में बहुत कम हुए हैं, जो कि एनकरेजिंग है, पर वही चीज़ है, इन एक्टिविटीज़ को हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। मुद्दा एक बार थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज की केवल एक बार समरी लेंगे, ज़्यादा कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हमारे लिए बड़ी खास होगी। यहाँ डिटेल में जानें। फ्लड्स की बात करेंगे थोड़ी सी, जर्मनी में फ्लड्स के बारे में बात की जा रही है, जेट स्ट्रीम का रोल क्या है वो भी जानेंगे। और अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की बातचीत में पाकिस्तान का जो रोल था उस पर डाउट खड़ा होने के चलते पाकिस्तान में जो अफगान पीस टॉक्स जो शुरू होने वाली थी उनको एक बार पोस्टपोन कर दिया गया है, वो चीज़ बताई जा रही है। चाइना में कार्बन ट्रेडिंग मार्केट शुरू हो गया है, जानेंगे मुद्दे को। और इसके अलावा और तो स्पोर्ट्स पेज पे एक बार नज़र डाल लेंगे। ठीक है, एक बार समरी और ले लेंगे लास्ट में। अब देखते हैं डिटेल में जो भी 1-2 गिनती के आर्टिकल्स हमारे पास में। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से कि अशरफ गनी ने पाकिस्तान को स्लैम किया है। दैट मीन्स डाटा है या फिर एकदम आड़े हाथों लिया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो दैट इज़ नॉट फेयर। इसमें देखो बात क्या है कि अफ़गानिस्तान से इंट्रा अफ़गान पीस टॉक्स की बातचीत होने वाली थी, तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने सीधा कह दिया कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री बेस है या मिलिट्री सपोर्ट है वो तालिबान को लगातार मिल रहा है, और ऐसे में तालिबान अपनी पकड़ बनाने में एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा है, चाहे वो वायलेंस आउटब्रेक के बेसिस पे ही क्यों ना देखा जाए। दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा है कि पाकिस्तान या इस्लामाबाद, वहाँ की कैपिटल राइट, तो इस्लामाबाद लगातार हमारी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग, अब बात करो यहाँ पर अफगानिस्तान की, बोलो उसके साथ में हमारी कनेक्टिविटी इंश्योर होने में बड़ी रोड़े मतलब अटकाता रहता है पाकिस्तान। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हम वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें CCC कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। CCC स्टैंड्स फॉर कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कॉन्टैक्ट। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान लगातार इसी तरीके से रोड़े अटकाने लगा तो कैसे हम रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर कर पाएंगे, कैसे सेंट्रल साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी के बेसिस में हम आगे बढ़ पाएंगे। बेसिकली ये मुद्दा जो था, बातचीत हो रही थी ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की कैपिटल में। सेंट्रल एशिया का कल हमने मैप देख ही लिया था, एक बार फिर से आप मैप देखना चाहो तो मैं शेयर कर दूंगा उस मैप को टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। राइट,
तो ट्रिपल सी ये देखिए यहाँ पर कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कंटेक्ट, बोले इन चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिशें की जाती है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जवाब ये आया कि आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो, बोले जब से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है जब तो उसका बोले खामियाजा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। बोला अब तक हम लोगों ने 70,000 के लगभग हमारे खुद के लोगों को खोया है, ये बात बोली गई इमरान खान के द्वारा। पर वही चीज़ है, देखो ओरिजिन तो आता, अगर टेररिज्म की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी तरफ से हवा पूरी देता है। वह ठीक है, अगर वहाँ की सरकार खुले में नहीं आती है तो वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रोकने में पाकिस्तान फेल होता रहता है। और उसका रिजल्ट क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। और 27 टारगेट दिए थे, उनमें से अभी भी 1-2 ऐसे टारगेट्स है जो पाकिस्तान अचीव नहीं कर पा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल फंडिंग देने को रोकने की काम करती है। तो ऐसे में पाकिस्तान वहाँ पर ग्रे लिस्ट में है, टेंशन वाली बात है पाकिस्तान के लिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये अलाउ कर दिया गया है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में अब पढ़ा सकेंगे। देखो ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी मध्य प्रदेश की अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज, दैट मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने तो हिंदी में एजुकेशन देने की बात की थी इंजीनियरिंग में, और तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी ने तमिल लैंग्वेज में। पर वही है कि रिस्पॉन्स बड़ा ल्यूक वार्म था, ज़्यादा कोई अच्छा खासा था नहीं, एनकरेजिंग नहीं था, तो उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया। अब देखो बात ऐसी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली आई थी पिछले साल ही, तो ऐसे में उसमें कहा गया था कि रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसे में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE अभी लगभग 1000 स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक तरीके से एडमिशन देने की बात कर रही है, और उसमें कोर्सेज का ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से 4 कॉलेजेज होंगी, सिमिलरली राजस्थान से 2 होंगी, मध्य प्रदेश से 1 होगी और उत्तराखंड से भी 1 होगी। तो ये तो हिंदी वाली हो गई। इसके अलावा रिमेनिंग कॉलेजेस जो हैं, जिनमें आप आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की कॉलेजेस होंगी, वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज होगी, सिमिलरली आप बात करो महाराष्ट्र मराठी हो गई, वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में एजुकेशन मिलेगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में। तो AICTE जो है वो इसके लिए प्रोविज़न तैयार कर चुका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिससे ये मदर टंग में भी उनको एजुकेशन मिल सके। बीटेक कोर्सेज 11 रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें तो ये लिखा है कि 11 रीजनल लैंग्वेजेस के लिए आप काम करोगे, ठीक है, जिनमें हिंदी, मराठी, तमिल ये लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम और बंगाली, असमीज़, पंजाबी एंड उड़िया, ये लैंग्वेजेस हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो ये बात है, आप ध्यान रखें इसको। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देखो अनाउंस कर रखा है पहले से ही कि हाँ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हम इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली रीजनल लैंग्वेजेस में देंगे, और एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने देखो इंडिकेट कर दिया था, जिसमें आप देखो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि IIT, NITs जो है ना, वो भी हो सकती हैं जिनमें भी ये काम इम्प्लीमेंट हो। और वैसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके नाम आप देखो। पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, पूर्णिमा कॉलेज है जयपुर में, उसमें किया जाएगा। NRI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश, ये तेलुगु के लिए जाएगी। GL बालाजी इंस्टीट्यूट, ये बहुत सारी 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, और उनके लिए यहाँ पर कौन कौन से मीडियम के क्या स्टूडेंट्स होंगे और कौन सी कैटेगरी में उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, कौन से स्ट्रीम, कौन सी ब्रांच में। ओके, आगे चलते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सैंड की बड़ी ज़रूरत होती है, बजरी आपने देखी होगी, सीमेंट बजरी मिक्स करना। तो 3 कैटेगरीज में हम नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं अगर कोई भी सॉइल की टाइप की बात करें तो, ठीक है। सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड का मतलब हो गया कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन का मतलब मोटे दाने वाली मिट्टी। फिर आ जाती है सिल्ट, सिल्ट का मतलब मीडियम साइज़ का जिसका होता है, और क्ले का मतलब बिल्कुल पतली जो डस्ट टाइप होती है वो। तो ऐसे में सैंड जो होती है उसका ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जिसको हम बजरी बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो रिवर बेड्स होते हैं, रिवर जनरली क्या होती है, माउंटेनस रीजन से अपना पानी लेकर के आती है, और प्लेन्स में आते आते उनके पानी में फ्लो में थोड़ा कम, ढाल कम रहता है, स्पीड कम बन पाती है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे में जो भी सैंड पार्टिकल्स हैं वो पानी से नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, और उन्हीं सैंड पार्टिकल्स को फिर बाद में एक्सप्लॉइट किया जाता है
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। अब उससे क्या होगा, वहाँ से मिट्टी वो सैंड इकट्ठी की और माइनिंग हुई उसकी, और ला करके शहरों में या फिर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में उनको यूज़ कर लिया। घाटा क्या हुआ, नंबर 1 इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो कि नदियों के बॉटम में, रिवर वाटर के बॉटम में जो सैंड अवेलेबल होती है, तो वो क्या करती है, वहाँ पर पानी को होल्ड करके रखती है और वहाँ पर वाटर एक्वीफर्स जो हैं, जो ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इस सैंड को जैसे रिमूव किया जाता है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पानी की रिटेनिटी वहाँ पर पॉसिबल नहीं रहती, और ऐसे में जो सैंड एक प्रोटेक्शन का काम करती है ना, नीचे जो बेड रॉक है उसके लिए, वो प्रोटेक्शन का भी लेयर हट जाता है। इससे क्या होगा कि सैंड हट गई, सीधी रॉक आ गई, अब इरोजन भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा यहाँ पर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी सैंड के साथ साथ में ही पॉसिबल है, तो सैंड अगर हटा दी जाती है तो ऐसे में क्या हो गया, फ्लड्स आने के चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम बड़ा बिगड़ जाता है, और पानी वहाँ पर अगर नहीं बना रहेगा तो आपको पता ही है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी परेशानी होने लग जाएगी। तो इसका देखो ऑप्शन क्या निकाला गया है, वो है एम सैंड, जिसमें क्या होगा, जो स्टोन्स है, बड़े बड़े बाउल्डर्स हैं, पड़े हैं कहीं पे, है ना, माउंटेन्स में एक्सकेवेशन कर दिया, फिर उनको आपने क्रश करके और फिर बाद में सैंड क्रिएट कर दी, मैन्युफैक्चर कर दी, इसलिए उस सैंड को बोल दिया गया मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ओके, तो एम सैंड के बारे में थोड़ा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना। फिलहाल तो ये न्यूज़ तो देखो राजस्थान स्पेसिफिक है, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 प्लॉट्स हम डिसाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन के बाद में वहाँ पर माइनिंग प्लांट लगा दिए जाएंगे और बाद में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, वो ये कि आज जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए कबूतर के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब वो कबूतर से चिट्ठी इधर उधर ट्रांसफ़र करने में काम में लिया जाता था। बोले ज़माना टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। उसके बावजूद भी जब बेल डिमांड कर दी जाती है किसी भी एक के, जो इनमेट है जिसको आप देखोगे कि जेल में डाला हुआ है, उसने बेल ग्रांट करवा ली है जुडिशरी से, उसके बावजूद, उसको बेल ग्रांट होने के बावजूद बेल पे नहीं छोड़ा जा रहा है, तो बोले इसमें आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप सेंस कर पा रहे हो। ये तो वो ज़माना है जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी में एक क्लिक के अंदर, जहाँ से जुडिशरी का जो ऑर्डर है वो जेल तक भी पहुँच गया और पुलिस तक भी पहुँच गया। अब आगे क्या करना है, सेकंडों का काम होना चाहिए, जबकि अभी भी बेल में टाइम बीत जाता है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो जवान होकर के निकलते हैं जेल से, 9-9 10-10 साल तक उनको जेल में इंतज़ार करना पड़ता है कि बेल मिल जाए, हमें कैसे भी करके ज़मानत मिल जाए। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर देखें तो फास्टर करके एक प्लेटफॉर्म है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। बोला इनोवेटिव स्कीम्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कबूतर के गले में डाल के कोई चिट्ठी ट्रांसफ़र करेंगे तो आज क्या हम उस तरीके से स्पीड से काम कर पाएंगे? फिर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ये चीज़ यहाँ पे बोली गई कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टेक्नोलॉजी को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको पता ही है कि कल परसों कहा गया था ना कि अभी जो जैसे क्रिमिनल पीनल कोड है, प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सीआरपीसी, आईपीसी बोले, और या एविडेंस एक्ट बोले, इनमें हम चेंजेस लेकर के आएंगे। और जो 3rd डिग्री टॉर्चर का प्रोविज़न है, ये बात कही थी हमारे होम मिनिस्टर ने कि 3rd डिग्री प्रोविज़न है उसको हम डिलीट करेंगे। कारण है कि अब साइंटिफिक एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के ऊपर बेसिस पे हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि 3rd डिग्री टॉर्चर में आप परेशान करते हो एक निर्दोष बंदे को भी, ठीक है, जो कि गलत बात है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो दोनों को इंटीग्रेट करके हमने देख लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रोशनी स्कैम केस। देखो सीबीआई ने आईएएस, एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के यहाँ पर सर्च किया तो एक स्कैम निकल के आ रहा है। देखो रोशनी जो मुद्दा है, रोशनी वाला जो केस है, इसमें क्या है, ये 2001 में ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट का नाम आप देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट 2001। इसको रोशनी एक्ट भी बोला जाता है। इसके पीछे वजह ये थी कि जो भी सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर किसी ने अब कोई रह रहा है उस पर, तो उसको उसी के नाम कर दिया जाना, उन ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, स्टेट की बजाय उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी, और उसके बाद में उसका यूज़ करना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को इनको इंक्रीज़ करने से। तो पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ किया गया। पर पता पड़ रहा है अभी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही, क्योंकि पहले उस टाइम पे यूटी थी, अब 2001 का ये एक्ट है, तो आप समझ सकते हो 2001 में तो आप एक बार कोरिलेट करो, तालिबान का रूल जस्ट हटा था,
उस टाइम पर किस तरीके का सिनेरियो वहाँ पर रहा होगा, और उस परिस्थिति में वहाँ पर ज़मीनों को ग्रैब करने की कोशिशें की गई, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो वहाँ पर अपनी पकड़ बना करके रखना चाह रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स। तो ऐसे में इस एक्ट के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था, तो उसी एक्ट के तहत अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि अब यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, तो पता पड़ रहा है कि वहाँ पर ज़मीनों के ऑनरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा घपले हुए हैं। जो लोग ऑनर नहीं थे या फिर जो ज़मीनें एकदम फ्री थी, स्टेट की थी, वो ज़मीनें भी वहाँ पर अपनी खुद की पकड़ में ले ली गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर के यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, ठीक है। देखो, एक मोहम्मद इकबाल नाम से थे ये, जो कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्लाज की पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके साथ में। खैर, मुद्दा है रोशनी एक्ट का, तो आप ध्यान रखोगे रोशनी एक्ट का जो स्कैम है वो जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल कर्ब्स ऑन फॉरेन कार्ड फॉर्म्स। देखो, आरबीआई ने अभी मास्टर कार्ड सहित 2 और ऐसे फॉरेन कार्ड फॉर्म्स, जैसे आपने यूज़ किया होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस पर लिखा रहता है वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब, इन तीनों के कार्ड्स को, इन तीनों कंपनियों को एक बार बैन किया है, रोका है कि आप नए कस्टमर्स नहीं बना पाओगे इंडिया में। मुद्दा क्या है कि इंडिया में हमारे यहाँ पर एक एक्ट है, जो मैं बताता हूँ आपको, सीधा उस एक्ट पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है आपके सामने, एक सेकंड, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है यहाँ पे, ये देख सकते हो, 1 सेकंड। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस एक्ट के तहत आरबीआई ने इन जो कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, ये मास्टर कार्ड हो गए, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, इनको गाइडलाइन दी थी कि 2018 में कि भाई आपके पास में 3 साल का टाइम है, और जो भी डेटा यहाँ के इंडियन यूजर्स का आप यूज़ करते हो, क्योंकि आप हो, मैं हूँ, हम सब लोग एक एक 2 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज़ करते ही हैं। तो ऐसे में ये जो बोला इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डेटा है वो आप इंडिया में स्टोर करके रखो। डेटा लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने की बात की थी आरबीआई ने। तो ऐसे में जिन कंपनीज ने भी फॉलो नहीं किया इसको, देखो डेडलाइन दी हुई थी 22 जुलाई की कि आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो ऐसे में उनको सब कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये कह दिया मास्टर कार्ड को कि 22 जुलाई के बाद में आप नए कस्टमर्स नहीं क्रिएट करोगे, क्योंकि आपने जो कुछ भी गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा दी गई थी, रेगुलेटर के द्वारा दी गई थी, आपने उनके साथ कंप्लाई क्यों नहीं किया जी। इसके अलावा 1 मई 2021 को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब, इनका भी जो फॉर्म है उसको भी एक बार रोक दिया कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, क्योंकि आपने डेटा स्टोरेज को लेकर के जो गाइडलाइंस दी थी रेगुलेटर ने, आरबीआई ने, वो फॉलो नहीं की है। बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जिस्टिंग यूजर्स एज इट इज़ काम करते रहेंगे, पर हाँ, नए कस्टमर बनाने में उनको परेशानी होगी, उनको मना कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, एक तो बैंक हो गया, एक हो गया कस्टमर या फिर यूज़र बोल देता हूँ, और एक हो गया आपके ये जो मास्टर कार्ड और ये जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क, कार्ड नेटवर्क्स, ये एक प्लेटफॉर्म हो गए। ये तीनों मिलकर के काम करते हैं, बैंकों के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं ये कार्ड नेटवर्क्स, और फिर उसके बाद में बैंकों के थ्रू आपको इशू किए जाते हैं वो कार्ड्स। अब इसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई लेन देन करते हो, अब ऐसे में ये एक बैंक तो है नहीं, बैंक B1 मान लो, SBI हो गया, B2 HDFC हो गया, ICICI हो गया, B3, सबके साथ में कोलैबोरेशन होगा, सब यूजर्स होंगे। अब एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई लेन देन हो रहा है, नंबर 1। दूसरी चीज, आपका क्या तरीका है कि मान लो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप कुछ ऑर्डर करते हो, तो भी आप कार्ड यूज करते हो। तो ऐसे में आपका डेटा कहां से कहां जा रहा है, वो चीजें इस नेटवर्क के थ्रू हो रही है, कार्ड नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म तो आप वो यही यूज कर रहे हो ना। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इंटरनेशनली आप एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर पाते हो कि हाँ जी, आपका कार्ड इंडिया में बना हुआ है, पर आप इंटरनेशनली कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हो। इमरजेंसी अगर आ गई तो आपको कार्ड अवेल करने में ये नेटवर्क्स फैसिलिटेट कर देते हैं। पर वही चीज़ है कि डेटा स्टोर करने के लिए बोला गया कि भाई आपके पास में जो डेटा है, जो भी लेन देन से संबंधित इंडियन कस्टमर्स का, वो आप इंडिया में स्टोर करो। इनसे आपने कंप्लायंस नहीं रखी, इसलिए फिर आरबीआई ने कह दिया कि भाई आप अब नए कस्टमर्स नहीं बनाओगे जब तक आप इन सारी जो रेगुलेटरी जो भी गाइडलाइंस दी है, इनको आप फॉलो नहीं कर लेते हो। देखो, वीज़ा और रुपए जो कि होम ग्रोन है, हमारे इंडिया की ही है ये कार्ड कंपनी, ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा क्रिएट किया हुआ है। तो इस सर्कुलर में ये चीज़ बोली गई थी।
तो ये दो तो बच रहे हैं, बाकी सबके जो दो तीन हैं, मास्टर कार्ड और ये अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारा हमने देख लिया, इनको रोक दिया है। अलग अलग बैंक्स के पास में अलग अलग बेस है, वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखो बात ऐसी है, सर्कुलर में बोला क्या गया था, बात यहाँ पे आती है। आरबीआई की सर्कुलर में बोला गया था कि आपको पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेटा है वो 6 अप्रैल 2018 को एक गाइडलाइन दी थी कि सारे सिस्टम प्रोवाइडर्स जो हैं वो विद इन 6 मंथ सारा डेटा, जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड डिटेल्स, जो भी लेन देन हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड और कैरीड प्रोसेस्ड एज पार्ट ऑफ द मैसेज और पेमेंट इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके पास में ओटीपी आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी गाइडलाइंस कार्ड की तरफ से आपके पास में आती है, या फिर आपका मतलब मैं यूज़र बोल रहा हूँ, तो ऐसे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, बोला आप इंडिया में ला करके, ओनली इंडिया में ला करके स्टोर करोगे। अगर इंडिया में नहीं ला करके स्टोर करोगे तो फिर बाद में हम आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। अब इसके लिए क्या होता है, सर्ट इन, ठीक है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इंडिया, उसके ऑडिटर के बेसिस पे फिर बाद में आप यहाँ पर फंक्शनिंग करोगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी साइबर रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सर्टेन ही टैकल करता है। तो आप डेटा स्टोर करोगे तो इंडिया में ला करके ही करना पड़ेगा, तो ऑडिटिंग तो भी तो करवानी पड़ेगी ना प्रॉपर्ली, कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या कहीं डेटा के साथ में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है इन कंपनियों के द्वारा। तो बोला सर्टेन के साथ में आप ऑडिटिंग कराओगे, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लोकेलिटी ऑफ द डेटा ये इंश्योर कर लोगे। इससे देखो डेटा को मूव करना, साथ में अब जो भी सेंट्रलाइज्ड मैनर में ऑपरेट करते हैं, जैसे मान लो मास्टर कार्ड का जो मेन डेटा स्टोरेज है वो यूएसए में है या फिर वियतनाम में, मान लो कहीं पे भी, तो इनका ये कहना है कि पैसा बहुत लगेगा अगर डेटा हम यहाँ लेकर के आ गए, रिस्क सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगी कि वहाँ पर डेटा हमारा सेफ है, यहाँ पर लेकर के आएंगे तो प्रॉब्लम आती है। क्लैरिटी नहीं है रेगुलेशंस में, प्रॉपर टाइमलाइन जो है वो आपने बहुत कम दी है, और डेटा लोकलाइजेशन की जो डिमांड की जा रही है इंडिया के द्वारा, अगर वो फुलफिल कर दी गई तो दूसरे कंट्रीज़ भी बोला हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट आ रही है। बट पॉइंट क्या आ जाता है कि आरबीआई ने जो भी डिसीजन लिया ना, उसके पीछे एक ही वजह है कि हमारे कंज्यूमर्स का डेटा बाहर जाके क्यों स्टोर हो, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी रहती है। आजकल साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, उनको रोकना भी उनके लिए हमें प्रीएम्प्टिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि रिस्क आगे ना आए। वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से कहा है कि थोड़ा सा नॉर्म्स को हम इजी कर सकते हैं, पर आरबीआई ने बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया और ये कह दिया कि डेटा जो कुछ भी है वो इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में अब बहुत बढ़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि वीज़ा को क्यों छूट दे दी गई, बोले इसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है कि डेटा ने कैसे ऑबलाइज किया है आरबीआई को, या वीज़ा वाकई में कंप्लाई कर पाया है इस डेटा स्टोरेज के प्रोविजन से लेकर के। आगे क्या रास्ता है जी, देखो बात ऐसी है कि लोकलाइजेशन ऑफ द डेटा ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, अभी तक जो भी एग्रीमेंट्स है जिनके बेसिस के ऊपर ये जो कार्ड नेटवर्क्स हैं इनका एग्रीमेंट होता है बैंकों के साथ में, फिर उसके बाद में वो फंक्शनिंग अपनी परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं MLAT, दैट इज़ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो बोला वो भी पुरानी हो चुकी है, एक तो उसमें काम बड़ी स्लो होते हैं और इफेक्टिव भी नहीं है ये ट्रीटीज़, तो ऐसे में इनको रिन्यू करना ज़रूरी है। आज बायलैटरल ट्रीटीज़ की बात करें तो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, इनके साथ में जो कुछ भी हम लेन देन कर रहे हैं, या फिर ये जो नेटवर्क्स हैं कार्ड नेटवर्क, ये यहाँ पर डेटा ले जाकर के सेव करते हैं, तो वो हमारे लिए तो रिस्की है ना, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र अगर वहाँ हो गया तो वो फिर बाद में डेटा का किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज ट्विटर के साथ में क्यों लफड़े हो रहे हैं ज़्यादा, क्यों टसल चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके पीछे डेटा स्टोरेज का भी मुद्दा है, ठीक है। तो डेटा लोकलाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके ऊपर काम करना। देखो हमारे यहाँ पर मास्टर कार्ड, वीज़ा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ये, और आप देखो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, इनको ऑथोराइज किया हुआ है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हो, कार्ड इशू करवा करके पेमेंट सिस्टम को आप इजीली एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे में इंडिया के हमारे यहाँ पर जो एक्ट है उसका नाम है PSS एक्ट, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, जिसमें आरबीआई को पूरी अथॉरिटी दी हुई है कि आरबीआई पेमेंट सिस्टम को किसी भी तरीके से इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी रेगुलेशन, डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे में मास्टर कार्ड, वीज़ा, NPCI, इन प्लेटफॉर्म्स को, उन नॉर्म्स को कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसके अलावा कार्ड नेटवर्क है, ये भी काम करते हैं। वाइट लेबल ATMs, ठीक है, वो भी ऑपरेट करते हैं। वाइट लेबल ATMs हो गए कि मान लो किसी बैंक के अलावा कोई दूसरी एंटिटी ATMs को ऑपरेट करना चाहती है, उस तरीके से। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, ये भी काम करता है, ट्रेड्स, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में भी काम होता है, RTGS, नेफ्ट, ये कितना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगे। और UPI का वाला आप देख ही रहे हो, IMPS वाला, और ये तो बोला डिजिटल ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर ज़्यादा होने के चलते कार्ड्स के डेटा का लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आरबीआई के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो हमारे यहाँ पर कार्ड्स का बिजनेस कितना है वो देखो आप, लगभग 90.23 करोड़ डेबिट कार्ड्स तो इशू किए हुए हैं और 6.23 करोड़ कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हुए हैं। मई 2021 तक का डेटा है, जिसमें से 57,841 लाख डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू आप मान करके चलो 12.93 लाख करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप में 2020-21 का डेटा ही है। और डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन देखें और वॉल्यूम देखें तो ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से हो रही है लगभग 40,200 लाख बार एक साल में, और जो कि टोटल अमाउंट कितना है 6.62 लाख करोड़। तो ऐसे में डेटा लोकलाइजेशन लाजमी है, ज़रूरी है। फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल है, लॉकडाउन के चलते अस्थमा के बच्चों में जो केसेस हैं वो बहुत कम आए हैं। वैसे तो कोविड-19 के टाइम पे डर ये था कि कहीं अस्थमा के केसेस ज़्यादा आने के डर ना बन जाए, पर हुआ क्या, स्कूल्स हो गई बंद, जो एकदम रूम की कन्फाइनमेंट में एक 4 दीवारी के अंदर बिठा करके बच्चों का एजुकेशन देना, और वो बिल्कुल कंजेस्टेड बिठा करके, तो ऐसे में उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ऐसे में एक तो सांस लेने की रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू, और साथ में जो इन्फेक्शन है एक बच्चे का दूसरे वायरल इन्फेक्शन वो भी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अस्थमा का जो पॉइंट है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बन रहा था, मतलब अस्थमा के केसेस बहुत आते थे। पर हुआ क्या, पेंडेमिक शुरू, और उसके बाद में आप देखो कि एकदम से अब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के चलते सबसे पहले तो स्कूलें बंद हो गई, बच्चे घरों पे आ गए। नंबर 2, जो पोल्यूशन लेवल था, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फिर जो व्हीकल एमिशन की वजह से पोल्यूशन, उस पोल्यूशन लेवल में कमी आ गई। तो अस्थमा के केसेस में लगभग 60% तक कमी आ गई। मतलब जितने बच्चों को ले जा करके बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास में ले जाया जाता था, उनके यहाँ पर बच्चों के अंदर अस्थमा के केसेस रिड्यूस होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो SARS-CoV-2 से एक तो डर था कि कहीं अस्थमा के केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, अस्थमा वालों को परेशानी होगी, उल्टा मास्क लगाना, हाथ धोना, ये हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो की ना, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि बच्चे के अंदर ये जो क्रॉनिक डिजीज़ थी अस्थमा वाली वो कम हुई। पॉसिबल रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिजिकल स्कूल्स की बात मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, हाइजीन, मास्क अगर ये मेंटेन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलैक्सेशन के बाद में जैसे ही देखो लॉकडाउन हटा और थोड़ी बहुत भी रेस्ट्रिक्शंस हटी, तो जो पेडियाट्रिशियंस जो हैं, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके यहाँ पर केसेस फिर से आने लग गए हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ रहा है, मास्क लगाना, हाथ धो करके रखना, ये सारी चीज़ें। अब एक छोटा सा डेटा आ जाता है, वो हमारे लिए थोड़ा काम का है। बर्डन ऑफ अस्थमा की अगर बात करें तो अस्थमा एक मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ है बच्चों के अंदर। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, नंबर 1। नंबर 2, WHO के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 262 मिलियन लोग ऐसे हैं, 2019 का डेटा है, जो कि अस्थमा से इफेक्टेड है, और इसकी वजह से 2019 में 4.61 लाख डेथ्स हुई थी। अगर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 3.4 करोड़ एस्थमेटिक्स, मतलब अस्थमा से ग्रसित लोग इंडिया में रहते हैं, जिनमें से 25% तो बच्चे हैं। आप देखो कि वर्ल्ड में जितने अस्थमा के केसेस हैं उनमें से 11% इंडिया में है, पर डेथ अगर देखो ना थ्रू आउट वर्ल्ड, उसमें से 42% इंडिया में होती है। तो डेथ रेट का जो है चांस वो ज़्यादा इंडिया में रहता है। तो ये डेटा बड़ा काम का है, इसको आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, इकोनॉमी पेज पे देखो इतना कुछ काम का आया नहीं है। बस एक तो ये है कि रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल को बाय कर लिया 3,497 करोड़ रुपए में। जोमेटो ने IPO लॉन्च किया है, तो बहुत जने इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेटीएम में भी बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इधर देखो आप, हाँ एक ये छोटी सी बात है, ये लिख लो आप, कि सेकंड कोविड वेव के टाइम पे अर्बन एरियाज में विमेन के कंपैरिजन में मेंस की जॉब ज़्यादा गई है। बस इतना सा है। विजय माल्या की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया था, जो बोली लगाई गई, बिक गए प्रॉपर्टीज़, तो ऐसे में 792 करोड़ रुपए वहाँ से निकाल लिए गए हैं, जिसमें मेन जो लीडर है पैसे निकालने वाला वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस इतनी सी नहीं हो जाए, और एक भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखो एक छोटी सी प्रोविज़न, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ मैं, एक बार जूम कर लूँ। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने अपनी तरफ से कहा है कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी स्टडी करके और उनको रेटिंग प्रोवाइड करे कि उन प्रोजेक्ट्स में लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग, ये एक सिस्टम शुरू करने की बात की है। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई रोड बना दिया, कोई भी ब्रिज बना दिया, उसमें पैसा लगता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। अब उस करोड़ों रुपए के पैसे लगने के बाद में अगर उसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में
एक कोई भी इन्वेस्टर पैसा अगर लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो सोच के तो लगाएगा कम से कम कि हाँ जी इसमें लॉसेस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो रेटिंग एजेंसीज को ये बात बोली है सेबी ने, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि 7 लेवल के ऊपर कंसिडरेशन होगा, 7 लेवल में कैटेगराइजेशन कि हाँ जी सबसे ज़्यादा लॉस वाला ये है, सबसे कम वाला ये और बीच में ये लेवल है और दूसरे। तो 7 लेवल्स की कैटेगराइजेशन के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स को इंडिकेट किया जाएगा, रेटिंग दी जाएगी, जिससे कि फिर इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहे। इसमें देखो एक्सपेक्टेड लॉसेस की बात करें तो वेरी लो एक्सपेक्टेड लॉस, लो एक्सपेक्टेड लॉस, मॉडरेट हो गया, हाई, वेरी हाई, इस कैटेगरी में इस तरीके से टोटल 7 लेवल में डिवीज़न करने की बात की जा रही है। सेबी के द्वारा ये बोला गया, थोड़ा ध्यान रखें आप इस बात का। वर्ल्ड बेस पे अगर देखें तो जर्मनी में फ्लड्स लगातार आ रही हैं और ये क्लाइमेट चेंज का सिग्नल है, जिसके चलते वहाँ पर 125 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। तो ऐसे में जर्मनी में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर, ठीक है, वो फ्लो होती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज में ये ज़्यादा आई है फ्लड्स। तो इसमें एक तो देखो क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा बताया जा रहा है। बोले इलेक्शंस के टाइम पे क्लाइमेट चेंज को बड़ा इग्नोर करके चलते हैं, तो जो कि गलत बात है। इलेक्शंस के टाइम पे क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अब बात होनी चाहिए। जर्मनी में भी सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, बता रही हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो गया कि जर्मनी के ऊपर से जो जेट स्ट्रीम पास होता है, जेट स्ट्रीम मतलब जो ट्रोपोपाउस है, जैसे कि मान लो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पास में हवाएं चल रही हैं, वो तो नॉर्मल हम बोलते हैं हवाएं, पर जो ऊपर जो ट्रोपोपाउस है, ट्रोपोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, इसकी जो अपर लिमिट है इसको बोलते हैं ट्रोपोपाउस, वहां पर जो हवाएं चलती हैं बहुत स्पीड से, 800 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो क्या वहां पर किसी भी एरिया के क्लाइमेटिक सिचुएशन के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो ऐसे में बोले कि जो जेट स्ट्रीम अपना इन्फ्लुएंस ओशन सी वाटर्स में दिखाया करती थी, वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के जर्मनी के मेन लैंड पे आ गई, तो उसकी वजह से क्या आ गई, वहां पर जबरदस्त बारिश हुई है, और वो ही इसकी वजह पीछे क्लाइमेट चेंज, जेट स्ट्रीम में शिफ्टिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जर्मनी में आ गई बाढ़ और लोगों की हो गई डेथ। देखो जी, अफगानिस्तान पीस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो अभी बातचीत हमने फ्रंट पेज पे देखी ली थी, अशरफ गनी जी ने क्या कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो अड़ंगे लगा रहा है, कभी भी शांति नहीं चाहता। वो बात अलग है, पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नुकसान का हर्जाना करना पड़ता है पाकिस्तान को, जब भी अफगानिस्तान में अशांति फैलती है। खैर आगे आ जा, तो चाइना ने देखो कार्बन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम मान के चलो, एकदम बढ़िया तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ABCD ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं एक्टिविटीज़ में, ओके। तो चाइना में क्या है, ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया मार्केट में। कैसे कि मान लो ए कंपनी के प्रोजेक्ट की लेवल के हिसाब से, या ए कंपनी के जो एफर्ट्स हैं एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, उनको देख करके पता पड़ता है कि हाँ जी ए कंपनी जो है वो 50 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट इतना एमिशन कर सकती है ये ग्रीन हाउस गैस का। बी का बोल दिया 50, सी का 50, डी का 50, सबको 50-50 दे दिया। चलो जी ठीक है। अब होता क्या है, बी क्या करेगा, बी के यहाँ पर कुछ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, तो ऐसे में यहाँ पर क्या एमिशन हो गया कम। तो अब मान लो कि यहाँ पर बी को स्टॉक तो कितना दिया था, 50 मिलियन टन का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा कम कितना भी हो सकता है, ठीक है। और इधर देखा गया रिजल्ट ये निकला 50 मिलियन टन ने तो 50 टन मान लो, ठीक है। तो ऐसे में या 50,000 टन मान लो, तो ऐसे में यहाँ पर बी का स्टॉक तो कितना मिला होता अप्रूवल 50 का, और इसने किया केवल 35, तो इसके पास में कितना स्टॉक बच गया अपना खुद का 15 का। अब 15 का कैसे ये ट्रेड कर सकता है, देखो डी है, उसने प्रोडक्शन किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग काम किया, और यहाँ पर चांसेस ये लग रहे हैं कि इसको 65 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिट करनी पड़ेगी। तो इसके एक्सेस में कितना गया 15, और तो ऐसे में ये जो बी वाला है ये इसको ये क्रेडिट बेच देगा, और डी जो है इसके बदले में पैसा देगा इसको। दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। ये शंकर IAS में और अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा कार्बन क्रेडिट का कैसे सिस्टम होता है, कौन कौन से क्लाइमेट जो समिट हुए हैं उनमें ये प्रोविजंस आए हैं, एक बार जरूर देखना इनको आप, ठीक है। और बाकी तो देखो ब्लेम ये बताए जा रहे हैं इंटरनेशनली कि चाइना ना एक नंबर का दोगला देश है। कैसे कि पहले से ही कंपनियों को और स्पेस दे करके बैठा है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग बड़ी आसान रहेगी। वैसे तो चाइना ने अपने आप को कमिट किया है कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे 2060 आते आते हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन
चाइना में होगा बोला उतना ही हम सीक्वेस्टर करेंगे, दैट मीन्स कार्बन को कैप्चर भी कर लेंगे, चाहे हम पौधे, प्लांट्स, फॉरेस्ट कुछ भी लगा करके या कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करें। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। स्पोर्ट्स में देखो, आप देख सकते हो इंडिया की 2 टीम्स खेल रही हैं, एक तो इंग्लैंड में है अभी और एक टीम शिखर धवन की लीडरशिप में अब गई हुई है, राहुल द्रविड़ जिसके कोच हैं वो गई हुई है श्रीलंका। तो ऐसे में ये पहली बार नहीं है कि इंडिया की तरफ से 2 टीम्स खेल रही हों। इसके पहले भी 1998 में खेल चुकी हैं इंडिया की 2 टीम्स। एक टीम तो गई थी अजय जडेजा की लीडरशिप में कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स खेलने के लिए मलेशिया में, और दूसरी तरफ है अजरुद्दीन, उस टाइम पे हुआ करते थे मोहम्मद अजरुद्दीन, ठीक है, उनकी लीडरशिप में गई थी पाकिस्तान के खिलाफ टीम खेलने। तो ये पहली बार केस नहीं है। इसके अलावा ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, 1929-30 में इंग्लैंड ने पहले ये एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं एक कंट्री की 2-2 टीम्स के साथ में। अच्छा, अभी क्यों सिचुएशन बनी हुई है 2-2 टीम्स की? इसके लिए हमारे जो टीम इंडिया क्रिकेट के जो मेन कोच है, मेन हेड कोच रवि शास्त्री, तो उन्होंने ये बोला कि कोविड के टाइम पे क्या होता है कि आपको बायो बबल्स में रहना पड़ता है। तो ऐसे में इंग्लैंड से अगर टीम जाएगी श्रीलंका में तो इनको पहले क्वारंटीन रखा जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, तब जा करके फिर वो खेल पाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे में पहले ही इंडिया की दूसरी टीम को भेज दिया और इधर इंग्लैंड में एक टीम को भेज दिया, तो ये टीमें दोनों साइमल्टेनियसली गेम आराम से खेल पाएंगी बिना कोई हर्डल्स के। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। दीपिका कुमारी आर्चर हैं, तीरंदाज हैं, ध्यान रखें आप ये। इसके अलावा और अगर मुद्दे देखें तो ये बंदा है आपके सामने स्विमर, ठीक है, इसका नाम है साजन प्रकाश, ठीक है, करियर पहले से बना लिया, सोच लिया कि हाँ स्विमर ही बनना है, ये चीज़। सिमिलरली रेसलर हैं रवि कुमार। इसके अलावा और अगर नाम देखें बजरंग पूनिया, ये भी रेसलर हैं, ठीक है, विनेश फोगाट ये भी रेसलर हैं। बाकी तो देखो ये जीत के आएंगे ना मेडल, तब की तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, और इनके कोच हैं केवी कोटेश्वरा राव। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमने डिटेल में देखना था, देख लिया, और खुद से भी पढ़ो थोड़ा सा, डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।